कि अंकित लाव के दावे में उतनी ही सच्चाई है जितना कि हम ये कहेंगे कि वो महाराजा ऑफ जे.एंड.के हैं। वो तो ये भी दावा करते हैं मैं महाराजा ऑफ जे.एंड.के हूँ। उनके कहने से जैसे वो महाराजा है वैसे ही वो चीफ है। मेरा ये मानना है कि जे.एंड.के नेशनल पैंथर्स पार्टी को एंटी इंडिया फोर्सेस कैप्चर करने की कोशिश कर इंडिया के खिलाफ नारे लगाता है इंग्लैंड में और इंडिया को कहता है कि अपनी फौजें हटाओ या आपकी फौजें जो हैं इलीगल ऑक्यूपेशन में हैं। ऐसा व्यक्ति पैंथर्स पार्टी का नाम भी ले तो पैंथर्स पार्टी के लोगों को उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। उनके पिताजी अकेले पड़ गए थे, हर्षदेव जी धोखा दे के चले गए थे, बाकी के लीडर छोड़ के चले गए थे, तो पार्टी की याद क्यों नहीं आई? उनको 19 फरवरी 2022 में ब्लैकलिस्ट किया गया। उससे पहले तो वो पार्टी में आ सकते थे ना। उन्होंने अपने पिताजी का साथ क्यों नहीं दिया? जब स्ट्रगल पिताजी बेड पे किसी के घर में किसी लेडी के घर में रह रहे थे, उनकी सेवा करने के बजाय आप उधर लंदन में एंजॉय कर रहे हैं। निकालना है या तो वर्किंग कमेटी निकालेगी या प्रेसिडेंट किसी को निकालेगा। कोई थर्ड पर्सन, कोई ब्रिटिशर आके कहे कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी में से इंडियन पॉलिटिकल पार्टी के चीफ को हमने निकाल दिया, तो ये बचकाना सी हरकत है, बेवकूफ़ाना सी हरकत है। माला जी व्हाट्सएप से लगातार टच में थी अंकित के, तो अंकित जो सिस्टर के भी टच में था, तो अंकित का जो पूरा उसको पता था माला जी कहाँ पे हैं। और क्योंकि वो जिम्मेवारी ऑन नहीं करना चाहता था, वो अपनी मदर को फेंक के एक किस्म से चला गया था। ना उसने कोई जिम्मेवारी ऑन की, ना उसने कभी कोशिश की कि वो अपनी माँ को साथ में ले जाए। आप इंग्लैंड में हैं, आपकी मदर को खतरा है, तो आपको तो लेटर लिखनी चाहिए पुलिस को। तो जो उन्होंने कुछ नहीं किया है, साफ तौर पर बताता है कोई खतरा तब तक नहीं था जब तक कि प्रेसिडेंसी का कोई रोल बीच में नहीं था। नेशनल पैंथर पार्टी के फाउंडर प्रोफेसर भीम सिंह जी की मृत्यु के बाद तब से नेशनल पैंथर्स पार्टी की कंट्रोल को लेकर इस समय एक स्ट्रगल चल रही है। कई गुटों के बीच में इस समय वहां पर इसको कंट्रोल लेने के लिए दावेदारियां पेश हो रही हैं। कोई किसी को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है, कोई दूसरा किसी को, लेकिन इसके बीच में फैक्ट्स क्या हैं, कानूनी फैक्ट्स क्या हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और अभी हाल ही में एक नई जो डेवलपमेंट इसमें आई है कि प्रोफेसर भीम सिंह जी के बेटे अंकित लाव वो भी अब इस लड़ाई में कूद चुके हैं और अब अपने आप दावेदारी पेश कर रहे हैं कि वो इस पार्टी के चीफ पैट्रन हैं। और अपने इस दावेदारी को बताते हुए उन्होंने अभी नेशनल पैंथर पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं विलक्षण सिंह, उनको एक्सपेल किया और उसके बाद एक मीडिया में खबर भी आई है। लेकिन पूरा मामला क्या है, कितनी सच्चाई है उनके इस दावे में, इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ सीनियर एडवोकेट और नेशनल पैंथर पार्टी के प्रेसिडेंट विलक्षण सिंह खुद हैं। जब से प्रोफेसर साहब की मृत्यु हुई, एक स्ट्रगल चल रही है और अभी जो डेवलपमेंट हुई है, अंकित लाव उनके बेटे जो वो दावा कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अंकित लाव के दावे में उतनी ही सच्चाई है जितना कि हम ये कहेंगे कि वो महाराजा ऑफ जे.एंड.के हैं। वो तो ये भी दावा करते हैं मैं महाराजा ऑफ जे.एंड.के हूँ। उनके कहने से जैसे वो महाराजा है वैसे ही वो चीफ पैटर्न है। जितनी सच्चाई महाराजा के दावे में है। और मैं साफ साफ ये बताना चाहूँगा कि पार्टी जो है वो प्राइमरी मेंबर भी पार्टी के नहीं हैं, वो ब्रिटिश सिटीजन है। कोई भी ब्रिटिश सिटीजन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर भी नहीं हो सकता और ना ही वो हमारी पार्टी के मेंबर हैं। अब उनको कोई यूज़ कर रहा है, पीछे से उनके कोई और घुमा रहा है जो खुद नहीं बोल सकता, जिसमें हिम्मत नहीं हो रही खुद सामने आने की, तो वो उनको हथियार के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके का हथियार जो है हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। तो वो ना ही उनकी कोई वो स्टेटमेंट मैटर करती है, वो अपने वीज़ा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देखिए एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में वो शामिल रहे हैं। आपने देखा कि उन्होंने मोदी जी से माफ़ी मांगी और उसके बाद उनको इंडिया में ब्लैक लिस्ट से हटाया गया। लेकिन उनके ऊपर जो क्रिमिनल केस है वो अभी भी साउथवर्क कोर्ट है, क्राउन्स कोर्ट एट साउथवर्क यूनाइटेड किंगडम में, कि उसमें अभी भी केस पेंडिंग है। और जो मैंने इन्फॉर्मेशन इंग्लैंड से ली है, जून 2024 में उनका ट्रायल होगा। उनका ऊपर वो केस जो ऑलरेडी पेंडिंग है उसका ट्रायल स्टार्ट होगा और उन्होंने बताया कि लगभग 2-3 दिन वो ट्रायल चलेगा। तो उसके बाद इनकी जो कन्विक्शन होगी या वो उस केस से बरी होते हैं। लेकिन जो मेरा मेन बताना है कि मेरा ये मानना है कि जे.एंड.के नेशनल पैंथर्स पार्टी को एंटी इंडिया फोर्सेस कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं। वो व्यक्ति जो इंडिया के खिलाफ नारे लगाता है इंग्लैंड में और इंडिया को कहता है कि अपनी फ़ौजें हटाओ या आपकी फ़ौजें जो हैं इलीगल ऑक्यूपेशन में हैं, ऐसा व्यक्ति पैंथर्स पार्टी का नाम भी ले तो पैंथर्स पार्टी के लोगों को उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और जो लोग अब उनके सीडो एजेंट बने हुए हैं, वो सीडो एजेंट आज चुप क्यों हैं? वो व्यक्ति आज पैंथर्स पार्टी का अपने आप को चीफ पैटर्न कह रहा है जो इंडिया के खिलाफ नारे लगाता है। तो पैंथर्स पार्टी जो है पूरी 3 रिकग्नाइज्ड पार्टीज हैं आपकी जे.एंड.के में। एक है एनसी, पीडीपी और पैंथर्स पार्टी। एनसी और पीडीपी ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल मांगती हैं। सिर्फ पैंथर्स पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने 370 का भी विरोध किया,
कंप्लीट इंटीग्रेशन की बात की कि J&K पूरी तरह से इंडिया के साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए। वन नेशन वन लॉ की बात पैंथर्स पार्टी ने की। एक ही वाहिद ऐसी पार्टी थी जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स से के कंट्रोल में नहीं थी। अब एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो पैंथर्स पार्टी को भी कंट्रोल करना चाहते हैं इन लोगों के थ्रू जिन्होंने पथराव इंडियन हाई कमीशन पे करवाया है। अब जो इस तरीके से अब वो चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी में कंट्रोल एंटी नेशनल पार्टी का चले, ताकि कल पैंथर्स पार्टी भी जाए ऑटोनॉमी की मांग करे, सेल्फ रूल की मांग करे, और जो एंटी नेशनल एजेंडा है जो आपका UNO है उधर उस प्लेटफॉर्म तक ये एंटी नेशनल एजेंडा उठाया जाए। लेकिन इसमें अभी उन्होंने कल जब उनकी एक स्टेटमेंट आई है न्यूज़पेपर में, और उसमें ये कहते हैं कि आपको जो एक्सपेल किया गया उसके पीछे जो रीजंस बताए हैं, एंटी पार्टीज एक्टिविटीज़ और बीजेपी के साथ एक सीक्रेट अलायंस है आपका, कि आप उनके साथ मिलकर इस पार्टी को सेल आउट करना चाहते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी की टेंशन आज उनको हो गई जब उनके पिताजी अकेले पड़ गए थे, हर्षदेव जी धोखा दे के चले गए थे, बाकी के लीडर छोड़ के चले गए थे, तो पार्टी की याद क्यों नहीं आई? उनको 19 फरवरी 2022 में ब्लैक लिस्ट किया गया, उससे पहले तो वो पार्टी में आ सकते थे ना। उन्होंने अपने पिताजी का साथ क्यों नहीं दिया? जब स्ट्रगल पिताजी बेड पे किसी के घर में, किसी लेडी के घर में रह रहे थे, उनकी सेवा करने के बजाय आप उधर लंदन में एंजॉय कर रहे थे, और आज डेथ हो गई तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, क्योंकि भीम सिंह के जीते जी वो लव को एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ नहीं करने दे सकते थे, ना ही लव की हिम्मत हुई कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करने के लिए इंडिया में आए या पैंथर्स पार्टी में इंटरफेरेंस करे। भीम सिंह जी ने कभी भी लव को इंटरफेयर नहीं करने दिया पैंथर्स पार्टी में, क्योंकि वो जानते थे कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में लव इन्वॉल्व है। तो आज एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करने वाले जो लोग हैं, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो हैं, उनके कंट्रोल में आके अब ये सोचते हैं कि हम आएंगे और पैंथर्स पार्टी को कंट्रोल कर लेंगे। इनको ये पता है कि इलेक्शन के रहते रहते ये पैंथर्स पार्टी को एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, और जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ पैंथर्स पार्टी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं होगी, और ना मैं होने दूंगा। जितना भी चाहे ये जोर लगा ले तो ऐसा ये करने में कामयाब नहीं होंगे। अब ये कहते हैं कि बीजेपी के सीक्रेट एजेंट है, ये दूसरे एजेंट है, तो अब मुझे ये बताइए, इस बीजेपी से नतमस्तक होके माफ़ी मांग के तो ये इंडिया में आए हैं, तो एजेंट ज़्यादा बड़े कौन है जो मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं, अमित शाह के गुणगान कर रहे हैं, और नाक रगड़ के माफ़ी मांगी इन्होंने किससे मांगी? बीजेपी वालों से माफ़ी मांगी। जब आप बीजेपी वालों से नाक रगड़ के माफ़ी मांग रहे हैं और आज आप कहते हैं बीजेपी वाले फंडिंग कर रहे हैं मेरी मदर का मर्डर कराने के लिए, आप मुझे बताइए कि ये थ्योरी जो है कोई इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है कि बीजेपी वाले फाइनेंस करेंगे जयमाला जी के मर्डर को? तो अगर किसी आम तौर पर भी चले जाएँ, कोई इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। अब मीडिया में ये शाये रहना चाहते हैं और अपने वीज़ा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है G20 जो है वो भी होने जा रही है। अगर ये कोई एंटी इंडिया नारा लगा देते हैं या एंटी इंडिया एक्टिविटी कर देते हैं, उस समय जो देश की किरकिरी होगी, इससे अच्छा है कि इनको पहले ही डिपोर्ट करके वापस यूनाइटेड किंगडम भेजा जाए। लेकिन जब से वो आए हैं तब से उन्होंने आरोपों की एक झड़ी लगा दी है। अभी एक और उन्होंने आरोप इसमें लगाया है कि उनके माता और पिता की जो हत्या की गई है, उनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई है, हत्या की गई है। और जब बात आती है उनकी मदर की, तो उसके लिए तो उन्होंने बताया कि इट्स अ वेल हैड कॉन्स्पिरेसी। उनकी जो मौत हुई है वो वेल प्लान थी, जिसमें कुछ पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं, कुछ इस तरह से आरोप लगाए हैं उन्होंने, इस तरह के आरोप लगाए। ज़रा इस बारे में आप बताएं। देखिए, वो कहते हैं कि बीजेपी के कुछ लोग ऐसे हैं जो पैंथर्स पार्टी को रोकना चाहते हैं, पैंथर्स पार्टी को जो छीनना चाहते हैं, पैंथर्स पार्टी पे कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए उनकी मदर का मर्डर हो गया। अब आपने देखा होगा उन्होंने कल कोई न्यूज़ चढ़ाई थी कि डिस्पैच में 2 मार्च को कोई स्टेटमेंट आई है जिसमें माला जी कहती हैं मेरी जान को खतरा है। अब आप बताइए, 2 मार्च को खबर आ गई, ठीक है, कि उनकी जान को खतरा है। डेथ कब होती है? 26 अप्रैल को। इस दौरान इनके ये लव कहाँ थे, या जो आज माला जी के बड़े चहेते बने हैं, 2 मार्च से लेकर मई में अप्रैल तक 26 तक आपको लगभग 40 डेज से ज़्यादा का पीरियड मिलता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो माला जी को लेके चला जाए और सिक्योरिटी दे दे। लव ने कोई लेटर किसी एसपी को लिखी, एसएसपी को लिखी, आज कितनी लेटर्स निकल रही हैं, पूरे मीडिया में जा रहा है, तो लव की वो लेटर्स कहाँ थी तब जब इसकी मदर ने कहा कि मुझे खतरा है? तो फिर खतरे के दौरान इन्होंने हमारे घर में छोड़ के रखी, तो इट मीन्स सेफ़ समझते थे हमारे घर में, तभी मेरी सिस्टर के घर में रहे। अगर सेफ्टी नहीं समझते हमारे घर में, तो जब उन्होंने कहा मुझे खतरा है, कोई मुझे असैसिनेट करना चाहता है, तो ये इनको सेफ़ जगह पे लेके जाया जाता है। तो सेफ़ जगह कौन सी लगी इनको? मेरी सिस्टर का घर। उस वक्त जब उस वक्त मेरी सिस्टर का घर सेफ़ लगा, तो आज कहाँ से इनको जो है वो उसमें प्रॉब्लम दिखना शुरू हो गई? क्योंकि पॉलिटिकल जो आपने पहले ही बता दिया, लड़ाई जो है आपने कंट्रोल की बात की, कंट्रोल करने की बात नहीं, आप कंट्रोल छीनने की बात है, क्योंकि कंट्रोल तो ऑलरेडी हमारे पास है। आप लीगली देखें तो प्रेसिडेंट जो है हर्षदेव जी कहते हैं कि विलक्षण सिंह प्रेसिडेंट है। विलक्षण सिंह ने मुझे ज्वाइन करवाया,
और मुझे ज्वाइन कराने के बाद हर्ष जी कहते हैं हर्ष जी को वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट चुन लिया। तो अब ये डिसाइड जो है इलेक्शन कमीशन करेगी, क्योंकि हमने आपको पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि जब दो फैक्शन से इकट्ठी हुई थी उन्होंने कहा था जो अलग अलग तरीके से मेंबर ज्वाइन कराए गए हैं वो पार्टी के मेंबर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। और पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के लिए देखिए 3 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। फर्स्टली आप एक्टिव मेंबर होने चाहिए। सिंपल प्राइमरी मेंबर जो है पार्टी के अंदर कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता। तो पार्टी का एक्टिव मेंबर कौन बनेगा? जिसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा एज ए एक्टिव मेंबर। तो हर्षदेव जी को मैंने कभी एक्टिव मेंबर डिक्लेयर नहीं किया, नंबर 1। दूसरा ये क्या है कि वर्किंग कमेटी जब प्रेसिडेंट चुनती है उसमें एक जो है उसमें एक कंडीशन है कि वर्किंग कमेटी सिर्फ वर्किंग कमेटी के मेंबर को ही प्रेसिडेंट चुन सकती है, वन अमंगस्ट देम। तो उनमें से जो वर्किंग कमेटी के मेंबर होंगे, वर्किंग कमेटी तभी मेंबर चुन सकती है जब उनमें से कोई वो व्यक्ति खुद वर्किंग कमेटी का मेंबर हो। अदरवाइज जब इलेक्शंस पार्टी की होती हैं, जब फॉर्म निकलेंगे उसमें कोई भी भर सकता है, लेकिन अगर वर्किंग कमेटी चूज़ करेगी तो वो सिर्फ उसी को चूज़ करेगी जो ऑलरेडी वर्किंग कमेटी का मेंबर है। तो हर्ष जी ऑलरेडी वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। दूसरी कंडीशन वो फुलफिल ये भी नहीं करते। तीसरी, जब कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है, जो मिनिस्टर है, कभी भी रहा है 1947 के बाद, वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जब आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इनकी ज़ुबान बंद करवा दी जाए, मुझे ऑब्जेक्शन करने वाला कोई ना रहे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन चाहे जो भी कहे प्रेसिडेंट मैं बन जाऊं। तो उसके लिए किसी को यूज़ करने के बजाय खुद निकल के सामने आइए, खुद लड़ाई कीजिए। किसी एक बच्चे को जो गुमराह करके, जो खुद को अभी तक महाराजा समझ रहा है अपने आप को जम्मू कश्मीर का, उसको आप ये भी कहलाना चाहते हैं कि वो चीफ पैटर्न है पार्टी। चीफ पैटर्न पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इससे पहले तो जैसे आपसे सुना है कि वो पार्टी के तो बेसिक मेंबर भी नहीं है और आते ही अपने आप को वो दिखाते हैं कि चीफ पैटर्न। क्या सही मायने में वो चीफ पैटर्न हो सकते हैं? देखिए, जो मेंबर ही नहीं है चीफ पैटर्न कहाँ से होगा? दूसरा, चीफ पैटर्न की ऐसा कोई पोस्ट नहीं है। ये प्रोफेसर भीम सिंह जी ने पोस्ट अपने लिए ही क्रिएट की थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी पोस्ट जो है चीफ पैटर्न के नाम की नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हाईएस्ट पोस्ट है हमारे पैंथर्स पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट से ऊपर कोई नहीं है और कोई भी पोस्ट चीफ पैटर्न की नहीं है। किसी को भी निकालना है या तो वर्किंग कमेटी निकालेगी या प्रेसिडेंट किसी को निकालेगा। कोई थर्ड पर्सन, कोई ब्रिटिशर आके कहे कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी में से इंडियन पॉलिटिकल पार्टी के चीफ को हमने निकाल दिया, तो ये बचकाना सी हरकत है, बेवकूफ़ाना सी हरकत है। इसके टेकर्स कितने होंगे वो तो आप सोच सकते हैं। अंकित लव को इस बारे में पता था कि वो आप लोगों के, आपकी परिवार के साथ हैं? बिल्कुल, अंकित लव को तो बिल्कुल पता था, क्योंकि अंकित लव जो था सिस्टर के साथ टच में थे। तो उनको तो ये मेल्स वगैरह तो जमाला जी भी उनको व्हाट्सएप करती रहती थी। तो अंकित लव को तो ये पता ही था कि उनकी मदर कहाँ है। अगर सपोजिंग एक सपोजिशन लेते हैं उनको नहीं पता, तो बड़ी शर्म की बात है कि आपको पता ही नहीं आपकी माँ कहाँ पे है। तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशन है वो यही है कि क्योंकि माला जी व्हाट्सएप से लगातार टच में थी अंकित के, तो अंकित जो सिस्टर के भी टच में था। तो अंकित का जो पूरा उसको पता था माला जी कहाँ पे हैं। और क्योंकि वो जिम्मेवारी ऑन नहीं करना चाहता था, वो अपनी मदर को फेंक के एक किस्म से चला गया था। ना उसने कोई जिम्मेवारी ऑन की, ना उसने कभी कोशिश की कि वो अपनी माँ को साथ में ले जाएं। या इधर अगर उनको खतरा महसूस होता है, कोई सिक्योरिटी के लिए लेटर लिखें या किसी पुलिस वाले को लिखें। अगर हमें भी खतरा महसूस होता है या जम्मू में रह के, तो हम अगर जम्मू में भी कोई होगा तो हम उसको बचाने के लिए पुलिस में चले जाते हैं। अगर आप इंग्लैंड में हैं, आपकी मदर को खतरा है, तो आपको तो लेटर लिखनी चाहिए पुलिस को। तो जो उन्होंने कुछ नहीं किया है, साफ तौर पर बताता है कोई खतरा तब तक नहीं था जब तक कि प्रेसिडेंसी का कोई रोल बीच में नहीं था। जब प्रेसिडेंट की पोस्ट का रोल बीच में आ गया तो फिर सारे खतरे उभर के बाहर आ गए। तो उन्होंने इस बात को भी उसमें जिक्र किया हुआ है कि जो इनकी खबर आई है उसमें स्टेटमेंट दी है कि सही तरीके से सिक्योरिटी, उनकी सुपरविजन और एक सेफ एकोमोडेशन का इंतज़ाम नहीं किया गया, क्योंकि वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इस तरह से नेग्लिजेंस की गई। देखिए, मेरी उनके साथ बात हुई, एक ही बार डेथ के बाद ही बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने सिंगल स्टोरी मकान क्यों नहीं उपलब्ध कराया। तो मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहूँगा, मैंने उनसे सीधा जवाब दिया कि ये जिम्मेवारी आपकी थी। पुत्र आप हैं, बेटे आप हैं। अगर आप किसी के घर में छोड़ते हैं, वो सिंगल स्टोरी में रखता है या डबल में रखता है, ट्रिपल में रखता है, ये तो उसका आप शुक्र मनाइए कि वो रख रहा है अपने घर में, आपकी मदर को अपने घर में रख रहा है। अगर आपको चाहिए वो सिंगल स्टोरी में रहनी चाहिए तो आप अरेंजमेंट कीजिए। आप बेटे हैं, मेरी मदर को किसी ने रखा है, मुझे लगता है डबल स्टोरी बिल्डिंग में नहीं रहना चाहिए, तो मैं उधर से उठा के ले आऊँगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मुझे अरेंजमेंट करके दीजिए। किस अथॉरिटी के तहत वो कहते हैं कि आपने अरेंजमेंट नहीं किया? वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिरक करना चाहते हैं एज ए सन की ड्यूटी है अपनी मदर की जो है प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी भी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी, मकान भी, रोटी कपड़ा सब प्रोवाइड करना उनकी ड्यूटी है। पूरे 1-1.5 साल से उन्होंने अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं पूछा।
ठीक है। तो आज वापस आके क्या कहते हैं कि आपने मेरी मदर की ध्यान नहीं रखा। और दूसरी बात बड़े हैरानगी की बात है, वो एक पहले लेटर निकालते हैं, मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि रिज़ाइन कर दो, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, उन्होंने मीडिया में इशू किया। और बाद में लिखते क्या है कि विलक्षण सिंह प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की मेरी मदर की, इसलिए उनको रिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है। बाद में एक स्टेटमेंट देते हैं कि रियल प्रेसिडेंट इज़ हर्षदेव सिंह। तो अगर रियल प्रेसिडेंट हर्षदेव सिंह है तो रियल ड्यूटी किसकी थी सिक्योर करने की? तो तब हर्षदेव की थी। मीन्स अगर विलक्षण सिंह प्रेसिडेंट है तो उन्होंने उनकी मदर का ध्यान नहीं रखा, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हर्षदेव सिंह प्रेसिडेंट है तो वो माँ का ध्यान रखे ना रखे, माँ को मरने दे तो नहीं। इससे साफ पता चलता है जो लड़ाई है वो किसी मदर को लेके नहीं है, किसी चीज़ को लेके नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ को लेके है, वो है पार्टी की प्रेसिडेंटशिप और पार्टी का कंट्रोल। जी जी। तो प्रेसिडेंट इस चीज़ मसले को लेकर उसमें एक और आरोप भी आया है, कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर बताया जा रहा है कि प्रोफेसर भीम सिंह की प्रॉपर्टी है उसको भी हथियाने की कोशिश की है आपने। तो उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा है कि शायद वो भी एक वजह है कि उनको शक है कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं, उनका मर्डर किया गया। देखिए, प्रोफेसर भीम सिंह जी तो हमारे घर में नहीं थे, प्रोफेसर भीम सिंह जी नेताजी के घर में। जहाँ तक प्रॉपर्टी का सवाल आता है तो सिदरा में जो प्रॉपर्टी मेरी है जिसमें आप बैठे हैं, अभी भी आप उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हैं। ये मेरा चैम्बर है जो आज 1995 से बना है, और इसके पीछे मेरा घर है जो 1982 से बना है। 1982 से वो बना है, यानी कि 40 साल लगभग हो गए, और इसको बने हुए भी अब 30 साल लगभग हो रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी में प्रोफेसर भीम सिंह जी ना जाने कितनी बार आ चुके हैं। प्रोफेसर भीम सिंह ने पिछले 19 साल में कभी कोई क्लेम मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किया। जब इलेक्शन के एफिडेविट मैंने भरे, सारी प्रॉपर्टी उसमें डिक्लेयर की और प्रोफेसर भीम सिंह जी के थ्रू गई, क्योंकि पार्टी के वही प्रेसिडेंट थे, वही जो चीफ वही थे। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है कहीं भी प्रोफेसर भीम सिंह जी का नाम नहीं है। तो अब मैंने एक लेटर देखी कि उन्होंने मीडिया में इशू की है कि मेरे फादर ने, वो भी नहीं कह रहे कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं मेरे फादर ने प्रोफेसर भीम सिंह जी को जगह डोनेट की थी और उसकी डायमेंशन थी 60/90। तो मेरे पास कोई जगह ही ऐसी नहीं है जिसकी डायमेंशन, जिसकी विड्थ 90 फीट हो। वो कहाँ से आएगी अब 90 फुट वाली? वो निकाल के लाएंगे। उसके लिए मैंने, और उन्होंने साथ में ये आरोप लगाते हैं कि मैंने वो प्रॉपर्टी बेच दी। तो वो अब कोर्ट में प्रूव करेंगे, क्योंकि मैंने तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो उन्होंने मेंशन की है उधर 60/90 की, मैंने ऐसी कोई प्रॉपर्टी बेची नहीं, सीधी सी बात है। और जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड सिदरा का चेक कीजिए, आजकल ऑनलाइन है तो वो कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कि सिदरा में जो प्रॉपर्टी है, जो नंबर वो लिखते हैं कि ये नंबर है, तो वो नंबर किसके नाम पे एग्जिस्ट करता है? मेरे नाम पे एग्जिस्ट करता है। पहले ये जो 2 प्रॉपर्टी हमने, सिदरा की प्रॉपर्टी मैंने और मेरी छोटी सिस्टर के हिस्से में आई है। जो बड़ी सिस्टर हैं उन्होंने इस तरह से कोई हिस्सा नहीं लिया था। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी मेरे फादर की डेथ के बाद 3 लोगों में म्यूटेट हुई, मेरी 2 सिस्टर्स और मेरी। फिर बड़ी सिस्टर ने इसमें से शेयर अपना छोड़ दिया, तो जिस वजह से उसके बाद ये प्रॉपर्टी 2 लोगों में म्यूटेट हुई। तो आज की डेट में जो सिदरा में प्रॉपर्टी है, ये 2 लोग इसके मालिक हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी सिस्टर है, मेरे से बड़े हैं लेकिन दूसरे नंबर पे आते हैं। तो जो हम दोनों की है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं भीम सिंह का नाम एग्जिस्ट नहीं करता है। अब वो कहते हैं कि ये गिफ्ट डीड है, तो मैंने RTI फाइल की है तहसीलदार जम्मू को, क्योंकि उन्होंने लिखा कि मैंने गिफ्ट डीड उसको दी है तहसीलदार जम्मू को। तो RTI मैंने फाइल की है, अब आने दीजिए। मेरे फादर जो थे पैरालिटिक थे, 1993 से उनको पैरालिसिस हुआ था, उनकी लेफ़्ट बाजू और लेफ़्ट आंग काम नहीं करती थी, वो मूव भी नहीं कर सकते थे। तो वो जब मैंने सिस्टर को पूछा कि क्या कोई गिफ्ट डीड में आप पार्टी हो या कोई आइडेंटिफाई आपने किया है, तो दोनों सिस्टर्स कहती है नहीं किया। कोई गिफ्ट डीड ऐसी नहीं है जिसमें मैंने कोई आइडेंटिफाई किया हो या मैं विटनेस हूँ। तो मेरे फादर जो पैरालिटिक थे, जो घर से मूव भी नहीं कर सकते थे, उनको एक बंदा चाहिए थे, एक बंदा के बिना मूव नहीं कर सकते, वो जाके गिफ्ट डीड करवाए, वो कोर्ट में चले गए अकेले। तो ये चीज़ें अब जब गिफ्ट डीड मेरे हाथ में आती है तो ये देखना पड़ेगा इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी किसकी है, कौन किसने कंस्पायर किया है, ऐसी गिफ्ट डीड क्या तैयार की गई है। तो वो उस गिफ्ट डीड को प्रोफेसर भीम सिंह ने क्यों क्लेम नहीं किया? क्या उसमें कोई गड़बड़ ऐसी है कि प्रोफेसर भीम सिंह उसको क्लेम नहीं कर पाए कि उन्होंने 19 साल तक नहीं निकाली? क्योंकि मेरे फादर की डेथ 2003 में हुई, ऑब्वियसली कोई गिफ्ट डीड हुई होगी तो 2003 से पहले की है। तो कम से कम 19 साल तक प्रोफेसर भीम सिंह ने ऐसी कोई गिफ्ट डीड नहीं निकाली। तो क्या अगर गिफ्ट डीड है तो क्या वो वॉइड है? तो ये चीज़ें निकल के आएंगी जब कॉपी मेरे पास आती है। फिलहाल जहाँ तक रेवेन्यू रिकॉर्ड का सवाल है, इधर प्रोफेसर भीम सिंह की जो इस जगह में सिदरा में जो नंबर मेरे पास है, इसमें 1 इंच भी जगह प्रोफेसर भीम सिंह के नाम पे नहीं है। लेकिन इस बीच में मेरा आपसे आखिरी अब सवाल है कि इस बीच में पार्टी का जो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि पार्टी इन समस्याओं से, इन मुश्किलों से उभर पाएगी और उभर के जो आगे काम करने हैं आम लोगों के लिए, जिस तरह की प्रोफेसर भीम सिंह जी का एक विजन था आम लोगों के लिए,
कहीं उस तरफ कब जाएगी? क्योंकि अभी तो पार्टी सिर्फ अपने में ही उलझी हुई है कि इसका सही मायने में क्लैरिटी आ सके कि कौन प्रेसिडेंट है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, ताकि अल्टीमेटली पार्टी अपने काम को लेकर वो आगे बढ़े। देखिए, पार्टी जो है साथ साथ में अपना काम भी चल रहा है, जो लोगों के इश्यूज़ हैं हम उठा रहे हैं, लेकिन लोगों में कुछ कन्फ्यूजन है, जैसे कि लोग जुड़ना चाहते हैं साइकिल के साथ, जिसके साथ साइकिल है उसके साथ लोग हैं, तो ये लोगों में भ्रम जो जानबूझ के फैलाया गया। देखिए, मैंने पहले दिन भी कहा था कि मेजॉरिटी जो है वर्किंग कमेटी की मेरे साथ है, गंजू जी के साथ नहीं है, तो अल्टीमेटली गंजू जी ने भी ये माना कि मेजॉरिटी इनके साथ है, तो प्रेसिडेंट जो है यही हैं, तो आज वो पार्टी छोड़ के भी चले गए। यही हाल जो होगा हर्षदेव जी के साथ भी होगा। कल को ये भी मानेंगे कि प्रेसिडेंट यही हैं और पार्टी छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हम इनको अपनी पार्टी का मेंबर ही तस्लीम नहीं करते हैं। जो कन्फ्यूजन ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से पार्टी को थोड़ा सा सेटबैक है, लेकिन जैसे ही ये इलेक्शन कमीशन लिख देगा कि हर्षदेव जी का क्लेम कोई क्लेम नहीं बनता है, तो उसी तरह से उसी वक्त लोगों को पता चल जाएगा साइकिल किसके पास है, और लोग उभर के आएंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे जितनी भी PRI की इलेक्शंस होती हैं या अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन होती है, उसमें प्रेजेंस जो आपको पैंथर्स पार्टी की दिखेगी। आपके माध्यम से मैं लोगों को जो समझ रखते हैं उनको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट की अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर है। क्यों? क्योंकि जो पहले 2 दावेदार थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिसाइड करेगा कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की डेथ के बाद कौन पार्टी का प्रेसिडेंट बना, क्योंकि उसी के बाद अगली एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। तो प्रोफेसर भीम सिंह जी की डेथ के बाद 2 दावे इलेक्शन कमीशन के पास थे, एक मेरा और PK गंजू जी का। जब PK गंजू जी खुद ही लिख के देंगे, साइन करके देंगे और मुझे एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट, तो PK गंजू जी का दावा वहीं ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की डेथ के बाद विलक्षण सिंह पार्टी के प्रेसिडेंट बने। और इस चीज़ को हर्षदेव भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खुद लिख के दिया है कि प्रोफेसर भीम सिंह की डेथ के बाद विलक्षण सिंह पार्टी के प्रेसिडेंट थे। तो इस तरीके से ये डिस्प्यूट यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डिस्प्यूटेड नहीं है कि प्रोफेसर भीम सिंह के बाद विलक्षण ही पार्टी के प्रेसिडेंट थे। अब एक नई डिस्प्यूट वो शुरू करते हैं कि नहीं, 2 अप्रैल 2023 को पार्टी ने के वर्किंग कमेटी ने मुझे मेंबर चुन लिया। तो आपने देखा रिसेंटली एक जजमेंट आई है शिवसेना के केस में, जो शिवसेना और शिंदे जी के बीच में केस है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी पार्टी में देखना है किसके पास पार्टी है, तो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को देखो। तो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप चाहें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, मैंने आपको पहले ही 3 कमियाँ गिना दी। तो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर्षदेव जी कभी भी प्रेसिडेंट पार्टी के नहीं बन सकते, तो उनका क्लेम तो रिजेक्ट होना ही होना है। अब मैंने देखा कि विकीपीडिया के सहारे वो लोगों को खुशियां बांट रहे हैं कि ये जी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। विकीपीडिया डिसाइड नहीं करता है कि पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है। विकीपीडिया की जो इन्फॉर्मेशन होती है एडिटेबल होती है, आप चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं। उधर हर्षदेव का नाम लिखिए, उधर अंकित लव का नाम लिखिए, या किसी का भी नाम लिख लीजिए। लेकिन इस बीच में मैं आपसे थोड़ा इसमें एडिशन चाहूँगा कि जो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं उस समय उनकी क्या पोजीशन है, क्योंकि कई तो छोड़ के चले गए थे और लेकिन दोबारा आए वो बन नहीं सकते, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हैं वो कितने हैं और आपके साथ कितने हैं? देखिए, वर्किंग कमेटी के जो है मैक्सिमम मेंबर सिर्फ 3-4 मेंबर जो हैं हर्षदेव के साथ है, बाकी सारे हमारे साथ है। और वर्किंग कमेटी ने दोबारा से एक रेजोल्यूशन 14 अप्रैल को, ये क्लेम करते हैं 2 अप्रैल का, तो 14 अप्रैल को वर्किंग कमेटी की फिर से मीटिंग हुई और वो रेजोल्यूशन पास करके हमने जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। और इलेक्शन कमीशन में क्लियर लिख दिया है कि ये हमारे मेंबर नहीं हैं। इन्होंने क्या किया, आपको मैंने पहले भी बताया कि इन्होंने गगन जी को बिठाया जो वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, क्योंकि वर्किंग कमेटी का मेंबर ऑटोमेटिकली कोई नहीं बन जाता। उसके बाद पुरुषोत्तम परिहार थे, मसूद अंद्राबी थे, उनकी मैडम थी मंजू जी जो वर्किंग कमेटी की मेंबर नहीं। ये लोगों को बिठा के ये वर्किंग कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, वर्किंग कमेटी की मीटिंग को कॉल करने का जो प्रेरोगेटिव है वो प्रेसिडेंट के पास है। हमारी पार्टी में चेयरमैन ऑफ द वर्किंग प्रेसिडेंट इज़ द चेयरमैन ऑफ द वर्किंग कमेटी। तो कोई मीटिंग कॉल करनी होगी तो चेयरमैन कैन कॉल द मीटिंग ऑफ द वर्किंग कमेटी, चेयरमैन इज़ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही कॉल करेगा वर्किंग कमेटी की मीटिंग को एज ए चेयरमैन ऑफ द वर्किंग कमेटी। तो जो मैंने कोई मीटिंग जब कॉल ही नहीं की तो उसमें डिसीजन कहाँ से लिया जाएगा? एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, एक लीगलिटी जो लीगल सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि घर में बैठे और जैसे मर्जी कर लिया। आपको जब पार्टी चलानी है आपको कॉन्स्टिट्यूशन और लीगली चलानी है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको पार्टी को रन करना है। तो अब आप देखेंगे जब मैंने कोई मीटिंग कॉल नहीं की, जब और मीटिंग में जिसमें नॉन मेंबर्स बैठे उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं रह जाती है। हर्षदेव जी खुद भी बैठे हैं और जो खुद वर्किंग कमेटी के मेंबर ही नहीं है, तो आप किस कैपेसिटी में आपने अपने घर में मीटिंग बुला ली जब आप वर्किंग कमेटी के मेंबर ही नहीं है? जिस मीटिंग में नॉन मेंबर्स बैठेंगे उस मीटिंग की कोई अथेंटिसिटी नहीं है। और दूसरा, आपको तो मीटिंग कॉल करने का राइट कोई नहीं है। तो मीटिंग कॉल करता उस वक्त तक, क्योंकि इनका अपना स्टैंड है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर्षदेव जी का अपना स्टैंड है कि 1 अप्रैल तक विलक्षण सिंह वाज द प्रेसिडेंट।
मेरा तो स्टैंड है कि मैं बाद में भी हूँ, लेकिन इनका ही स्टैंड है कि 1 अप्रैल तक मैं हूँ। तो जो मीटिंग कॉल करूँगा वो मैं करूँगा। आपको मैंने देखे पहले भी बताया था कि एक 26 मार्च 2023 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, जिसके ऊपर हर्षदेव जी अपना नाम छपवा के इलेक्शन कमीशन में भेज देते हैं। भाई आप 2 अप्रैल को प्रेसिडेंट क्लेम कर रहे हैं कि बन रहे हैं, तो 26 मार्च के कॉन्स्टिट्यूशन पे आपका नाम एज ए प्रेसिडेंट कैसे आएगा? इतना बड़ा फ्रॉड आप इलेक्शन कमीशन के साथ कर रहे हैं, तो जनता के साथ आप कितना बड़ा फ्रॉड करेंगे? हमने उधर भी लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि इनके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके साथ जो उसको चीट कर रहे हैं, उसको एक फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी। तो जैसे अभी आपने सुना कि अब ये सारी पिक्चर जो है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब इस पर देखेगा, गौर करेगा, तभी क्लियर हो पाएगी पिक्चर। जिस तरह से इन्होंने तथ्य वहाँ पर रखे हैं और जो अभी सिचुएशन है उसको लेकर ये भी अभी इंतज़ार में है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको लेकर पूरी तरह से अपना कोई फैसला देता है, तभी क्लियर हो पाएगा।